Good morning students, myself Sanjay Kumar Gupta, Maths and Science teacher in St. Michael's Academy Betia. I am welcoming you in the e-learning class for Science of Standard 7, Chapter 13, Transportation in Animals and Plants. And you know, this is my 7th video regarding this chapter, in which we are going to read about transport of substances in plants. So, you know, as in the first video of this chapter, I told you that this transportation is done by two processes in animals and plants. In animals it is done by circulatory system, and in plants it is done by vascular system. So vascular system is conducted by two types of cells, xylem and phloem. Xylem works for transporting water and dissolved minerals in the soil to the all other aerial part of the plants. इसका कार्य यह है कि मिट्टी में मिले हुए मिनरल्स और जल यह पौधे के अन्य हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं. As you can see in the picture that xylem transport water and minerals to the leaves, where some mesophyll cells are found in chlorophyll present, and it performs the function of synthesizing food materials. After the synthesizing these food materials, again transported to all the parts, means from leaves to all the parts, means shoot and root, by the another transporting cell, phloem. So phloem transport this synthesized food from leaves to all other parts of the plant. तो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ देखा कि हमारे वेस्कुलर सिस्टम में ये जो दो सेल जाइलम और फ्लोएम है, इसमें जाइलम का कार्य हो गया कि कच्चे पदार्थों को भोजन बनाने के लिए पत्तियों तक ले जाना, और फिर फोटोसिंथेसिस की क्रिया के बाद वह तैयार किया हुआ भोजन फ्लोएम के द्वारा पुनः उस पौधे के संपूर्ण हिस्से में वितरित किया जाता है. नाउ स्टूडेंट्स, देयर इज अ क्वेश्चन दैट व्हाट द नेम ऑफ दिस प्रोसेस by which phloem performs its action. So you should know that this process by which the synthesized food are transported to all the parts of the plant is called translocation. So क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकेशन. इस पद्धति के द्वारा पौधों को भोजन प्रदान किया जाता है. There is another question arises that how does a plant gets its raw material from root to leaves, in spite there is a force that is called
फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्क्स। जैसे मान लो कि अगर तुम किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंकते हो तो क्या होता है, क्या होता है, वह चीज फिर नीचे चली आती है। या तुम अगर किसी ऊंचे स्थान पर, किसी पहाड़ पर, पहाड़ी पर या सीढ़ियों से होते हुए छत पर चढ़ते हो तो क्या होता है, तुम यह महसूस करते हो कि तुम बहुत जल्दी थकने लगते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी कार्य करता है, और जब तुम किसी ऊंचाई को तय करते हो उस समय तुम उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी के ऑपोजिट वर्क करते हो, और इस कारण तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत पड़ती है और इस समय शरीर थकान महसूस करता है। लेकिन पौधों में क्या होता है, क्या उन पर यह फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्क नहीं करता है? और अगर करता है तो फिर ये पौधे चाहे जितने भी लंबे क्यों नहीं हो, वह अपने भोजन के कच्चे पदार्थों को नीचे से सबसे ऊंचाई वाले स्थान पर भी कैसे ले जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यू शुड नो दैट दिस इज डन बाय अ प्रोसेस that is called transpiration. About transpiration, you know that transpiration is the process by which the extra water are evaporated from the plant. And in transpiration pool means this is the activity by which a force is applied in upward position from downward by the parts of the plant. means इन स्थितियों में जैसे मान लो कि ये भोजन के कुछ कच्चे पदार्थ हैं और इनको पौधे ऊपर की ओर खींच रहे हैं, ले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि इनके ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज वर्किंग। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यह नीचे की ओर इस चीज को खींच रहा है, बावजूद ये क्या हो रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि यहां एक ट्रांसपायरेशन पुल वर्क कर रहा है। और इस ट्रांसपायरेशन पुल के कारण पौधे अपने कच्चे पदार्थों को ऊपर की ओर लेकर चले जाते हैं। यह कार्य ठीक उसी तरह से होता है जैसे आपने फिल्मों में या वास्तव में वैसे ट्रेन को देखा होगा जो पहाड़ी इलाकों में चलते हैं। यहां आपने देखा होगा कि उस ट्रेन में दो इंजन होते हैं, एक इंजन आगे की ओर लगा होता है, दूसरा इंजन पीछे की ओर लगा होता है। तो जब ट्रेन किसी ऊंची जगह को पार करता है, वैसी स्थिति में क्या होता है कि आगे वाले इंजन तो ऊंचाई को चढ़ते हैं, तो पीछे वाला इंजन क्या करता है, उसको एक धक्का देता है, और इस धक्का देने के कारण जो आगे वाला इंजन होता है उसको अधिक बल मिलता है और वह आगे की ओर चलते चला जाता है। ठीक यही प्रोसेस हमारे पौधों के साथ भी होता है। यहाँ जब जाइलम अपने सामानों को लेकर ऊपर जाते हैं तो वहाँ एक ट्रांसपायरेशन पुल कार्य करता है, और इस ट्रांसपायरेशन पुल के कारण पौधे अपने ऊंचे से ऊंचे जगहों में भी उन कच्चे पदार्थों को लेकर चले जाते हैं। जस्ट लाइक यू सिप द कोल्ड ड्रिंक बाय अ पाइप। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप
कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो अपने साथ एक शक्कर रखते हैं, पाइप रखते हैं मुंह में, और आप मुंह से एक खिंचाव पर डालते हैं। उस समय क्या होता है, जो बोतल या ग्लास में जो बेवरेज रखा होता है वह उस पुल के कारण आपके मुंह में चला जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, समथिंग मोर नॉलेज वी कैन गेट from our book. So we start reading book and try to get more and more knowledge. Transport of substances in plants. There are three kinds of plants, that is herbs, shrubs and trees. Though the complexity may vary, but the mode of transport in all the three types is the same. Plants have a well-developed transport system. It is called vascular system and it has two main functions. First, it transports water and minerals dissolved in water from root to all the aerial parts of the plant, and it transports the food synthesized in leaves to various parts of the plant right up to the root. Students, about it you have known just on the board. So vascular system consists of pipe-like vessels arranged end to end. They extend from tips to roots to the tips of leaves passing through the stem. जैसा कि आपको बताया गया कि वेस्कुलर सिस्टम एक पाइप की तरह रचना होते हैं, कुछ कोशिकाओं का समूह होता है जो एक छोर से दूसरे छोर तक फैले होते हैं और ये पौधे के जड़ों से पत्तियों तक उनके तने होते हुए गुजरते हैं। और इस तरह हम वस्कुलर सिस्टम को कंडक्टिंग टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। इट इज फॉर्म ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स ऑल्सो नोन एज वेसल्स, एज जाइलम वेसल्स एंड फ्लोएम वेसल्स. So xylem vessels, the xylem vessels transport water and dissolved minerals upward from roots through stem to the tips of leaves against the force of gravity. तो जैसा कि आप जानते हैं कि जाइलम वेसल्स पौधे के जड़ों से उनके तने होते हुए पानी और उसमें घुले हुए खनिज पदार्थों को पौधे के पत्तियों तक ले जाने का कार्य करते हैं और यह कार्य गुरुत्वाकर्षण के बल के विपरीत होता है. दिस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज कॉल्ड एक्सेंट ऑफ सैप. चूंकि सैप मीन्स क्या होता है? द्रव, और एसेंट मीन्स चढ़ाई, आरोहण. तो यहाँ इस प्रक्रिया को हम एसेंट ऑफ सैप या द्रवों का आरोहण भी कह सकते हैं और यह अपवर्ड मूवमेंट होता है. फ्लोएम वेसल्स, these carry food synthesized by the leaves downward to all the parts of the plant. इस प्रक्रिया में क्या होता है कि तैयार भोजन जो पत्तियां संश्लेषित करती हैं उन भोजन को पौधे के दूसरे अन्य हिस्सों में ले जाने का कार्य कराया जाता है. ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. वाटर इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सॉइल बाय रूट हेयर. दे आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ वाटर बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स. जैसा कि आपने देखा होगा कि पौधे के जड़ों के साथ कुछ छोटे छोटे और जड़ जिसको सब रूट या रूट हेयर्स कहते हैं वो निकले होते हैं और
ये रूट हेयर्स मिट्टी के कणों के साथ मिले हुए जल के संपर्क में आते हैं, उनके बीच फैले होते हैं और यहाँ से वे जल को ग्रहण करते रहते हैं। वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स मूव फ्रॉम रूट हेयर टू द सेल्स ऑफ रूट कॉर्टेक्स एंड देन टू द जाइलम वेसल। इस तरह से वह जो जल और उसमें घुले हुए खनिज होते हैं, यह पौधों के रूट हेयर से होते हुए रूट कॉर्टेक्स के कोशिकाओं तक पहुंचते हैं और यहाँ से वे जाइलम वेसल को समर्पित कर दिए जाते हैं। As you can see in the picture, these vessels form a continuous network of channels through the stem and branches up to the tips of leaves and transport water and minerals to all parts of the plant. इस तरह से ये जो वेसल्स होते हैं, ये स्टेम और ब्रांच से होते हुए पत्तियों तक एक लगातार एक जाल की तरह बिछे होते हैं और वहाँ एक जाल की तरह कार्य करते हुए ये पानी और मिनरल्स को पौधे के दूसरे हिस्सों में ले जाने का कार्य कराते हैं। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। The transport of food from leaves to all other part of plant is called translocation. The food is manufactured in the mesophyll cell of the leaf. From mesophyll cells, it enters to the sieve tube of phloem as dilute solution and is transported to all non-green parts of the plant. Phloem also transports amino acids and hormones synthesized in the tips of shoots and root. तो जैसा कि अभी आपने देखा कि ये पौधे अपने पत्तियों में स्थित मेसोफिल सेल में ही यह संश्लेषण का कार्य करते हैं, जहाँ से यह एक सीव ट्यूब जो एक छन्ने की तरह रचना होती है, वहाँ यह फ्लोएम में स्थित होता है और यह एक बहुत पतले घोल के रूप में पौधे के उन हिस्सों में पहुंचा दिया जाता है जो अहरित होते हैं और इनके साथ ही फ्लोएम न सिर्फ उस संश्लेषित भोजन को ही ले जाता है बल्कि अपने साथ अमीनो एसिड और कुछ हार्मोन्स को भी तैयार करता है और वह पौधे के धड़ों और जड़ों तक ले जाने का कार्य संपन्न करता है। ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स एंड अदर एरियल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट इनटू द एयर। इट ऑकर्स थ्रू स्टोमेटा। चूँकि ट्रांसपायरेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पौधे अपने अंदर स्थित पानी का ह्रास करते रहते हैं या उसको लूज करते हैं और इस तरह से यह कार्य पौधों के पत्तियों में स्थित स्टोमेटा के द्वारा संपन्न होता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप गमले में अत्यधिक पानी डाल देते हैं तो जब सुबह में आप उठते होंगे तो उनके पत्तियों पर पानी की कुछ बूंदे आ जाती हैं। ये बूंदे कहाँ से आती हैं? यह वही पानी थे जो एक्स्ट्रा थे और यह ट्रांसपायरेशन के दौरान हवा में विसर्जित नहीं हो पाए हैं, लेकिन जब थोड़ी देर के बाद सनलाइट आता है तो यह पुनः ट्रांसपायरेट हो जाते हैं। As here we should know something more. The midrib and its branches in leaves represent the location of xylem and phloem. Suction of water by plant root is similar to sucking of cold drink by using a straw. Only 1 to 2% of water absorbed is used by the plant. A lot of water is lost by plant by evaporation through stomata. So students, here we have completed
our chapter. Now, the question answer of this chapter will be given in the next video. Till then, thank you.